नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन हम टेक्नोलॉजी दिवस या प्रौद्योगिकी दिवस की तरह मनाते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि 11 मई 1998 में हमारे देश ने पोखरण में सफल नाभिकीय परीक्षण किया था, न्यूक्लियर टेस्ट। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये हमारी इस क्षेत्र में एक आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनी। तो जब हम टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं या इस प्रौद्योगिकी दिवस को मनाते हैं तो हमारे मन में केवल ये बात नहीं है कि हम एक न्यूक्लियर टेस्ट की सफलता को मना रहे हैं। इन जनरल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो हमारी सफलताएं हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, और ये केवल एक क्षेत्र में नहीं है, ये अगर एक और कृषि के क्षेत्र में है तो ये दूसरी तरफ हमारे नाभिकीय या अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी है। तो इन सब को मनाते हैं हम इस टेक्नोलॉजी डे के रूप में। और आज जब हम एक संक्रमण बड़े ख़राब पीरियड से गुजर रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस, जो नोवेल कोरोना वायरस है या कोविड-19, उससे हमारा पूरा विश्व जूझ रहा है। हमारा देश भी उनमें है। यद्यपि लॉकडाउन के साहसिक कदम से इसमें बहुत सफलता मिली कि हम उसे नियंत्रित कर सकें, थोड़ा सा रोक सकें, लेकिन ये एक बहुत बड़ा संकट है। तो इस समय एक बार फिर से हमें टेक्नोलॉजी का महत्व समझ में आने लगा है और बहुत सारे इसके पक्ष हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। और हम ये जानेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के लिए इस कोरोना के अनुभव ने हमारे दृष्टिकोण को बदल दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दो शब्द हैं, इनका आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। आमतौर पे हम ये मान सकते हैं कि विज्ञान इस प्रकृति का अध्ययन है। हम जो मूल इसके सिद्धांत हैं, जो इसके आधारभूत सिद्धांत हैं, उनके बारे में जानते हैं और उसे जब हम एक जगह पर व्यवस्थित रूप से करते हैं जिसके आधार पर हम बहुत सारी दूसरी चीज़ों की व्याख्या भी कर सकते हैं, तो हम उसे एक व्यवस्थित ज्ञान या विज्ञान की तरह मानते हैं। और जब हम इस विज्ञान का उपयोग करके कोई उपयोगी चीज़ बना लें, कोई ऐसी चीज़ बना लें जिससे किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से किया जा सके, बहुत ज़्यादा तेज़ी से किया जा सके या बहुत बड़े पैमाने में किया जा सके, दूसरे शब्दों में विज्ञान का जो एप्लीकेशन है या अनुप्रयोग है, उसको आमतौर पे टेक्नोलॉजी की तरह से समझा जाता है। तो इन दोनों का संबंध बहुत गहरा है, लेकिन इसके बारे में थोड़े से भ्रम भी हम लोगों के मन में है। हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करें। विज्ञान हम मानते हैं कि बेसिक जानकारी है और जब हम उसका उपयोग करते हैं वो टेक्नोलॉजी बनी। लेकिन क्या हमेशा पहले विज्ञान आया और टेक्नोलॉजी उसी में से उपजी, या कभी ऐसा भी हुआ कि टेक्नोलॉजी पहले आई जब हमें उसके विज्ञान के बारे में पता नहीं था? तो ये बड़ी रोचक बात है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमने उपयोग पहले करना शुरू कर दिया, लेकिन उन चीज़ों के सिद्धांत क्या है, उन चीज़ों के पीछे का विज्ञान क्या है, ये हमें कहीं बाद में पता चला। और इसके हम उदाहरण अगर देखना चाहें तो आग का उपयोग हमने बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। उस समय हमें न तो पदार्थ की पांचवी अवस्था यानी प्लाज्मा के बारे में पता था और न ही हमें ये पता था कि किस तरह से तापमान के बढ़ाने पर किसी गैस में आयन बन जाते हैं या इलेक्ट्रॉन अपने एटम से, अपने परमाणुओं से अलग हो जाते हैं। ये सिद्धांत बहुत बाद में जाके पता चले। इसी तरह से हमने जब पहिया बनाया था मानव जाति ने, तो वो पहिया उस समय से पहले बना था जब हमें ये पता चला कि किसी पहिए या किसी गोल, किसी वृत्त की त्रिज्या में और परिधि में, उसके रेडियस में और उसके सरकमफ्रेंस में क्या संबंध होता है। इसका मतलब हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू कर दिया था, लेकिन उसका विज्ञान हम तब तक नहीं जानते थे। लेकिन आमतौर पे अगर हम देखें तो जो हमारी अधिकांश टेक्नोलॉजी उपजी है, वो टेक्नोलॉजी उपजी है विज्ञान में से। हमने प्रकृति का ऑब्जर्वेशन किया, पर्यवेक्षण किया, उसको देखा, समझा और फिर उन नियमों का उपयोग किया। उदाहरण के लिए हमने देखा कि पानी बहता है। हमने देखा कि पानी के बहने में कुछ शक्ति होती है जिससे चीज़ें हिलने लगती हैं या घूमने लगती हैं या बहने लगती हैं। तो हमें पता चला कि हम इसका उपयोग कर सकते हैं किसी चक्की को घुमाने में, किसी पहिए को घुमाने में। तो इस तरह से एक हमने विज्ञान को समझा और उसका हमने एप्लीकेशन किया टेक्नोलॉजी में। लेकिन हम ऐसे उदाहरणों के बारे में भी बात करेंगे जहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी पहले जानी, विज्ञान बाद में जाना, और ऐसे उदाहरण भी जिनमें हमने इसका उल्टा किया। अब आप देखिए, अगर तीर और धनुष ये बहुत बड़ा आविष्कार है और एक तरह से ये भी एक टेक्नोलॉजी है,
लेकिन उस समय तक हम ये नहीं जानते थे कि क्या फॉर्मूले हैं जिनसे हम बल में और वेग में संबंध, फोर्स में और वेलोसिटी में संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब से लगभग 30,000 साल पहले धनुष बाण का या तीर और धनुष का आविष्कार हो गया था, लोग उनका उपयोग करने लगे थे। ये करीब 30 नहीं 20,000 साल पहले की ये बात है। उसके बाद अगर हम जाएं थोड़ा सा तो करीब 10,000 साल पहले गुलेल का आविष्कार मानव ने कर लिया था, और वो गुलेल से पशुओं को या चिड़ियों को मारने में सफल हो रहा था। लेकिन तब तक उसे यह नहीं पता था कि संवेग क्या होता है, या बल क्या होता है, या दबाव क्या होता है, या दबाव की गणना किस तरह से की जाती है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज थी जिनको पहले हमने पता लगा लिया, बाद में सिद्धांत उसके सीखे। इसी तरह से हम देखें, पतंग का उदाहरण हमारे सामने है। पतंग को हम बचपन में उड़ाते रहे हैं, आज भी बच्चे उन्हें उड़ाते हैं। इसका सिद्धांत या एरोडायनेमिक्स इसके पीछे की क्या है, ये उस समय किसी को पता नहीं था। लेकिन आज से 3,000 साल पहले कहा जाता है कि चीन में इसका आविष्कार हो गया था। तो ये सारे उदाहरण हैं जिनमें हमें पता चलता है कि कभी टेक्नोलॉजी पहले आ जाती है। लेकिन अगर हम आज के युग में देखें तो हमारी जो अधिकांश उपकरण हैं, जो हमारे अधिकांश गैजेट्स हैं, या जो हमारी अंतरिक्ष में सफलताएं हैं या नाभिकीय विज्ञान है, इन सब का आधार वो विज्ञान है जो आज से कभी 10 साल पहले, कभी 20 साल पहले, कभी 50 साल या कभी उससे पहले भी खोजा गया था। न्यूटन ने जब अपने सिद्धांत खोजे थे तो उनका उपयोग क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। लेकिन हम चंद्रमा तक रॉकेट को पहुंचाने में सफल हुए न्यूटन के सिद्धांतों का उपयोग करके। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हम अंतरिक्ष में जिन चीज़ों को देखते हैं उनके बारे में जो हम आज जानते हैं उनको हम अब उपयोग में ला रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते थे तो हमने उसका बहुत उपयोग किया। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुंबकत्व के बारे में वैज्ञानिकों ने काम किया, मैक्सवेल ने और ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने। और आज हमारी जो संचार की पूरी प्रणाली है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों पर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आधारित है। तो हम ये जानते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी इन दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है। जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जाने, उसके गुणों के बारे में जाने, तब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। उसके बाद स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन का ही उपयोग करते हुए हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। हमने टनलिंग माइक्रोस्कोप बनाया, और उससे पहले हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। और अब ये सारे जो हमारे उपकरण हैं इनका उपयोग हम कर सकते हैं कोविड-19 का जो वायरस है यानी SARS-2, उसको देखने में हम इन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। उसको डील करने में यदि आगे हमें नैनो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है तो उस नैनो टेक्नोलॉजी में हमें आवश्यकता पड़ेगी टनलिंग माइक्रोस्कोप की, जो बहुत सूक्ष्म चीज़ों को हमें दिखा सकता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है, उसकी प्रकृति दोहरी है, अर्थात वो तरंग की तरह और कभी कण की तरह व्यवहार करता है, ये हमें बताया गया था de Broglie के द्वारा। उस समय हम नहीं जानते थे कि आगे चलकर इसके क्या उपयोग होंगे। तो विज्ञान को और प्रौद्योगिकी को हमें अलग कर नहीं देखना है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूँगा। 1917 की बात है जब आइंस्टाइन ने ये विचार दिया था कि लेज़र क्या होता है। लेकिन उसके बाद जब लेज़र का पहली बार कोई व्यावहारिक उपयोग हुआ, कोई एप्लीकेशन हुआ, तो ये बात है 1960 की। 40 साल से ज़्यादा हमें लग गए लेज़र को किसी व्यावहारिक रूप में उपयोग में लाने में। और आज हम जानते हैं कि हमारे घर में जो कंप्यूटर है उसमें डीवीडी को पढ़ने में, जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी पता लगाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों में लेज़र में उपयोग होता है। यही नहीं, अगर हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं और वहाँ पर हम अपने जो हमने आइटम ख़रीदा है, जो वस्तु खरीदी है, उसकी कीमत हम चाहते हैं कि वो बिना उसको पढ़े किसी उपकरण से पढ़ ले और सीधे वो कंप्यूटर में चले जाए, इसके लिए भी लेज़र का उपयोग किया जाता है। तो हमारे जीवन में उन बहुत सारी चीज़ों का आज उपयोग हो रहा है जिनको दरअसल आज से 80 साल पहले या उससे भी ज़्यादा पहले ढूंढा गया था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि 100 साल बाद हम किसी विचार को आज भी उपयोग में ला रहे हैं। एक मैं आपको बहुत और दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहूँगा कि पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, एक मूल कण है, और ये इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। इसकी संगति या इसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है।
उससे बहुत मिलता जुलता है। एक रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन से भिन्न है, और वो है इस पर उपस्थित आवेश, इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज। पॉजिट्रॉन धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। तो इसका उपयोग हमने किस तरह से किया, आपको जानकर आश्चर्य होगा। कैंसर के डिटेक्शन के लिए जो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें पॉजिट्रॉन के गुणों का उपयोग किया गया। वो किस तरह से? इसमें उपयोग किया गया रेडियो एक्टिविटी का। अब आप देखिए, रेडियो एक्टिविटी में कोई कण या कोई पदार्थ हम कहीं पर छोड़ देते हैं तो अपने आप स्पॉन्टेनियसली कुछ समय के बाद उसके नाभिक में परिवर्तन होने आरंभ हो जाते हैं, और वो एक आइसोटोप से दूसरे आइसोटोप में, अर्थात एक समस्थानिक से दूसरे समस्थानिक में, या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है। ये स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी है जो अपने आप होती है। और इस प्रक्रिया में एक होती है जिसमें बीटा डीके होता है और जिसमें पॉजिट्रॉन निकलता है। ये क्रिया एक और तरह से हो सकती है, यदि एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल एक दूसरे से मिल लें और उसके बाद उनका एनाहिलेशन हो जाए, यानी दोनों लुप्त हो जाएं और पूरी तरह से ऊर्जा में बदल जाएं। तो आप देखिए, उस समय भी उसमें पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ करके ऐसा कर सकता है, और उसमें जो गामा रेज निकलेंगी, उन गामा रेज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। यानी अगर हमें गामा रेज किसी ऊर्जा की मिल रही हैं तो हम पहचान सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के एनाहिलेशन से हुआ है। इसका उपयोग किया गया कैंसर का पता लगाने में। वो कैसे? कार्बन के कई आइसोटोप्स हैं, उनमें से एक आइसोटोप है कार्बन 11 जो रेडियो एक्टिव है, लेकिन इतना रेडियो एक्टिव है कि लगभग 20 मिनट में इसमें से आधे का डिके हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी हाफ लाइफ लगभग 20 मिनट है। अगर हम अपने रोगी के शरीर में कार्बन 11 का इंजेक्शन दे दें तो क्या होगा? जहां जहां पर उसके शरीर में कार्बन जाता है वहां पर यह कार्बन भी जाएगा। और हम जानते हैं कि कैंसर के रोग में अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, कहीं पर सेल्स की, तो वहां पर यह कार्बन ज्यादा जाएगा। इसका मतलब जहां पर शरीर में कैंसर होगा उस बिंदु पर कार्बन 11 की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हम उस रोगी को उसके बाद एक डिटेक्टर के अंदर ले जाएं जिसमें चारों तरफ गामा रे के डिटेक्टर्स लगे हुए हों, तो शरीर के जिस अंग से सबसे ज्यादा गामा रेज निकल रही होंगी वहां पर कैंसर होगा, क्योंकि वहां पर कार्बन 11 ज्यादा गया है, वहां पर ग्रोथ ज्यादा हो रही है। तो ये एक और उदाहरण है जहां पर विज्ञान ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी दी है। इस तरह के और भी कई सारे आइसोटोप हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। नाइट्रोजन 13 है, ऑक्सीजन 15 है, या फ्लोरीन 18 है। तो ये एक और उदाहरण था जिसमें हमने विज्ञान का उपयोग करके टेक्नोलॉजी पाई। अगर हम कुछ थोड़ी सी और बात करें, हम कोरोना के बारे में बात करें, तो कोविड-19 जिसे हम कह रहे हैं, ये एक्चुअली कोविड जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कोरोना वायरस डिजीज, जो 2019 में जिसको पता लगाया गया। इसका मूल रूप दूसरा था, लेकिन क्योंकि 2003 में जो सार्स का रोग आया था उससे लोग बहुत घबराते थे, इसलिए उस मूल नाम सार्स-2 से इसको हम नहीं कहते, हम इसे कोविड-19 के नाम से जानते हैं। और इसको पहचानते किस तरह से हैं और इसमें गुण क्या होते हैं? कोविड-19 का जो वायरस होता है या जो इसका विषाणु होता है, उसमें डीएनए नहीं होता, उसमें प्रोटीन के एक कवच के अंदर आरएनए होता है, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अगर हमें पता चला है किसी रोगी में अभी लक्षण नहीं है लेकिन हमें शक है कि उसके अंदर ये वायरस है, तो जो लक्षणों पर आधारित हमारा डायग्नोसिस है, निदान है, वो इसमें वैलिड नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हमें जल्दी पता लगाना है कि किसी के अंदर वायरस है या नहीं, तो हमें इस तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा कि हम इस वायरस को पहचानें। तो हम इस तरह के वायरस को पहले एकत्र करते हैं और फिर सेंट्रीफ्यूज की सहायता से उनको अलग कर लेते हैं, और उसके बाद हम एक तकनीक का उपयोग करते हैं जिसे कहा जाता है आरटी, और यानी रिवर्स टेक्नोलॉजी है ये। और इसमें हम इन वायरस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो पीसीआर टेक्नोलॉजी कहलाती है, आरटी पीसीआर, इससे हम इस वायरस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उस वायरस को उसके बाद इतनी मात्रा में हमारे पास होता है कि हम उसको डिटेक्ट कर सकें।
तो अब आप ये देखिए कि इस कोरोना के काल में जिस टेक्नोलॉजी का हमने विकास किया था वही इस कोविड-19 के वायरस को पहचानने में काम आ रही है। और ये टेक्निक आज भी गोल्ड टेक्निक कही जाती है, क्योंकि ये सबसे अच्छा टेस्ट है, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता है। बहुत ज़्यादा टेस्ट अगर हमें करने होंगे तो हमें दूसरी प्रौद्योगिकी का सहारा लेना पड़ेगा। और इस समय अमेरिका ने भी उदाहरण के लिए कभी 20 नई ऐसी पद्धतियों को मान्यता दी है, और दुनिया में इस समय सैकड़ों टेस्ट हैं जो कोविड-19 को पहचानने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि इस कोविड-19 ने हमारे सामने कुछ नई तरह की चुनौतियां पैदा कर दी हैं। ये चुनौतियां क्या हैं? आज अगर हम घर से बाहर नहीं निकल सकते तो हमें किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात कैसे करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी ने हमें टेलीफोन दिया है, टेक्नोलॉजी ने हमें ईमेल दिया है, टेक्नोलॉजी ने हमें व्हाट्सएप दिया है, टेक्नोलॉजी ने हमें इसी तरह की दूसरी टेक्नोलॉजीज दी हैं, इस तरह के दूसरे गैजेट्स दिए हैं, तकनीक दी हैं, जिनसे हम बिना फिजिकली किसी जगह पर जाए वहाँ पर बैठे लोगों से और यहाँ तक कि वहाँ पर रखी गई मशीन के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब इस समय ये बिल्कुल संभव नहीं है कि विद्यार्थी क्लास में जाकर अपनी टीचर्स को सुने। इस बात में कोई शक नहीं कि जब अध्यापक आमने सामने अपने विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, व्याख्यान देते हैं और बच्चे उनसे प्रश्न पूछते हैं, वो उनका उत्तर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी और बहुत इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम सेकंड बेस्ट तरीके को अपनाते हैं, और वो है जैसे वेबिनार। बहुत सारी, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी इस तरह के आजकल ऐप्स उपलब्ध हैं जिनसे मोबाइल पर या कंप्यूटर पर आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और टीचर अपने बच्चों को व्याख्यान दे सकते हैं। यद्यपि इसमें कुछ परिवर्तन अब हमें लाने होंगे। जो हम पौन घंटे या 1 घंटे के व्याख्यान देने के आदी हैं, शायद उसे हमें बदलना पड़ेगा। लगातार पौन घंटे या 1 घंटे तक अपने मोबाइल में आंख गड़ाकर यदि बच्चा इन लेक्चर्स को सुनेगा तो शायद उसका ध्यान, उसका कंसंट्रेशन इतनी देर तक नहीं रह पाएगा। तो हमें जो लेक्चर देने की कला है उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। इसे थोड़ा सा इंटरेक्टिव इस अर्थ में होना पड़ेगा कि बजाय केवल बोलते रहने के, अगर बच्चों को अध्यापक कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाएं, किसी किताब से कविता या कहानी सुनाएं, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाएं जिसको देखकर बच्चे ड्राइंग बनाएं, या गणित की कुछ ऐसी पहेली वो पूछें जिस पहेली का बच्चे उत्तर सोचें, उसको हल करने की कोशिश करें, तो ये क्लास में जो पढ़ाया जाना है ये पहले के पढ़ाए जाने से भी कहीं ज़्यादा प्रभावी होगा, कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो दूसरे शब्दों में कहें तो कोरोना के इस अनुभव ने हमारे अध्यापन को भी कहीं ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा अच्छा बना दिया है। ये हमें इसने एक मौका दिया है। अगर आप ऑफिसेस की बात करें, कार्यालयों की बात करें, तो अब लोग अपने कार्यालयों में नहीं जा रहे हैं और वो अपने घर से काम कर रहे हैं, जिसे हम वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम की ये जो कल्चर है, संस्कृति है, हमारे देश के लिए बहुत नई है। और इस समय कई ऐसी विशेष रूप से सॉफ्टवेयर की फर्म्स हैं जिन्होंने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज से कह दिया है कि आप केवल घर से काम कीजिए अगले 2 साल तक। बहुत सारी फर्म्स ने अपने एम्प्लॉयज से कहा है कि आप में से केवल 1/3 या कुछ लोग ही ऑफिस आए एक दिन, दूसरे दिन कुछ और लोग आए और तीसरे दिन कुछ और लोग आए। और इसका सीधा प्रभाव देखने को मिला है कि सड़कों पर भीड़ कम है। वैसे तो इस समय बाहर निकलना अनुमत भी नहीं है, लेकिन यदि अनुमत होता भी तो उस स्थिति में जो ट्रैफिक के कारण होने वाला पोल्यूशन है वो बहुत कम हो गया है। जो प्रकृति विज्ञानी हैं, जो नेचुरलिस्ट हैं, वो इस समय कह रहे हैं कि नदियों का पानी पहले से कहीं अधिक साफ है। हरिद्वार के पास का पानी केवल ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करके पीने योग्य हो गया है। नदियों में अब प्रदूषण नहीं जा रहा है क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हैं। एक और बहुत अच्छा अवसर इसने हमें दिया है कि अगर हम इस समय नदियों के पानी का परीक्षण करें, इस समय यदि हम हवा में जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है उसको मापें, तो हमें पता चलेगा कि हमारा पर्यावरण में हवा और पानी में बैकग्राउंड का स्तर क्या है। और जब एक बार उद्योग शुरू होंगे तब हमें बहुत सही सही पता चलेगा कि उद्योग के कारण जो पोल्यूशन हो रहा है उससे पानी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है या हवा कितनी प्रदूषित हो रही है। दूसरे शब्दों में हमें कोरोना काल ने एक अवसर दिया कि हम बैकग्राउंड का पता लगा सकें। दूसरी बात, इस समय
हमें पहली बार शायद पता चल रहा है कि हवा साफ है, इसका अर्थ क्या होता है। हम में से जो बिल्कुल यंग बच्चे हैं या जो कम आयु के हैं, उन्होंने पिछले 10, 15, 20 साल में शायद कभी स्वच्छ हवा या स्वच्छ पानी को देखा नहीं होगा। तो एक बार इसका क्या महत्व है, हम इसे अनुभूत कर रहे हैं और हमें ये पता चल रहा है कि यदि हम पोल्यूशन नहीं करेंगे तो किस तरह हम प्रकृति का संरक्षण कर पाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग न करने पर, यानी उद्योग न चलाने पर हमें पता चल रहा है। तो हम अब ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने के बारे में सोचेंगे जिससे प्रदूषण या पोल्यूशन कम से कम हो। हमारे खेतों की अगर हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में भी अब टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व बढ़ गया है। यदि हम नहीं चाहते कि बहुत सारे मजदूर या किसान खेत में जाके काम करें, तो खेत में अगर हमें बीज बोने हैं तो उसके लिए ड्रोन्स का उपयोग किया जा सकता है। यदि हम चाहते हैं कि उसमें अनावश्यक रूप से खाद या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स न डाले जाएं, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने मिट्टी के गुणों के बारे में बता सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम ये पता लगाएंगे कि इसमें कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में डाले जाने की ज़रूरत है। वहाँ पर कितने इंसेक्ट्स या पेस्ट हो सकते हैं जिनके हिसाब से हम उनमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स डालेंगे, यानी हमारी जो फसल है वो पहले की तरह अब जहरीली नहीं होगी, हम उसमें अधिक पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स नहीं डाल रहे होंगे। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी का एक और उपयोग है जिसको हमें पता चला है, जिसके महत्व के बारे में पता चला है इस समय कोरोना के काल में। इस समय हम अखबार आमतौर पर जो कागज़ पर छपते थे वो अब कम छप रहे हैं, क्योंकि लोग अपने मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर पर जो ई एडिशंस हैं अखबारों के या पत्रिकाओं के, उन्हें देख रहे हैं, उन्हें पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम कागज़ कम बनाएंगे, इसका मतलब हम पेड़ों को कम काटेंगे, इसका मतलब वातावरण में ऑक्सीजन कहीं ज़्यादा पैदा होगी। तो ये एक और प्रभाव है इसका कोरोना के अनुभव का और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है, उसके उपयोग का। इसी तरह आप वह जानते हैं कि वैज्ञानिकों के लिए एक आम बात है कि वो कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, व्याख्यान देते हैं, एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, लेकिन इस समय की परिस्थिति में वह संभव नहीं है। तो आपने स्वयं देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं वो इस समय वेबिनार आयोजित कर रही हैं, अर्थात टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोई वैज्ञानिक या प्रोफेसर या शिक्षक व्याख्यान देता है और पूरे देश में लोग उनको सुनते हैं। और इसमें हमारे बड़े बड़े जो विभाग हैं, चाहे विज्ञान प्रौद्योगिकी का विभाग हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो या हमारा अर्थ साइंस का मंत्रालय हो, उनके जो सचिव हैं या उनके जो डायरेक्टर जनरल्स हैं, वे भी सब इस तरह के वेबिनार्स और व्याख्यान दे रहे हैं और बहुत सारे लोग इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं बिना अपने घर से बाहर निकले। ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा उपयोग हमारे सामने आया है, यानी कि ट्रैफिक नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, ऊर्जा व्यर्थ नहीं होगी और इसके बावजूद भी लोगों को एक दूसरे के ज्ञान का लाभ मिल जाएगा। और कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग हो सकता है? कृषि की बात मैंने आपको बताई कि चाहे बीज बोने की बात हो, चाहे खाद की मात्रा का अनुमान लगाने की बात हो, चाहे कीटनाशक डालने की बात हो। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो सकता है यदि हम इनपुट दे दें मौसम के बारे में, नमी के बारे में, मिट्टी में उपस्थित तत्वों के बारे में, और अगर हमारे पास मेटेरोलॉजिस्ट से जो प्रेडिक्शंस हैं वो भी हम इसमें इनपुट दे दें, तो कब किस फसल को बोया जाए, कब किस फसल को काटा जाए, ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से। फसल का कटना, फसल को पैक करना, उसके बैग बनाना, इन सब में हम टेक्नोलॉजी का, रोबोट्स का, स्वचालित मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। और कुछ देशों में तो आप जानते हैं कि जैसे सेब या स्ट्रॉबेरी है, इनको उनके पौधों से तोड़ने के लिए, पेड़ों से तोड़ने के लिए आज भी रोबोट्स का उपयोग होता है, उसमें मानव इस काम को नहीं करते। और जो कृषि का क्षेत्र है, इसमें अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो अनुमान है कि 2021 तक 21% प्रति वर्ष की दर से इसमें होने वाला जो ग्रोथ है वो करीब होगा और 25 अरब डॉलर तक कुछ सालों के अंदर स्मार्ट फार्मिंग का जो ये धंधा है, ये जो बिजनेस है, ये प्रति वर्ष 25 अरब डॉलर तक का हो जाएगा।
यानी ये परिवर्तन टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारे फील्ड्स में होंगे। चिकित्सा में रोगों का पता लगाना, अगर आप अपने लक्षण डॉक्टर को बताते हैं, उसके बजाय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबो को बता सकते हैं और वो निदान करेगा, डायग्नोसिस करेगा। वो उस परीक्षण अगर होते हैं उनके परिणामों का विश्लेषण करेगा और उसके बाद डॉक्टर केवल एक उस पर नज़र डालेंगे और उसके बाद वो परिणाम आपको दिया जा सकता है और आपके इलाज का कोर्स क्या होगा ये तय किया जा सकता है। और बहुत जो सामान्य रोग हैं इनमें तो अगर आप चैटबॉट से भी बात करेंगे तो वो आप लक्षण बताएंगे तो वो आपको बता सकता है कि आप कौन सी दवाई लें। आप आज देख रहे हैं आजकल अस्पतालों में संक्रमण का भी बहुत बड़ा खतरा है, जिसको देखने के बाद भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिको हैं, ये सब उनका इलाज कर रहे हैं। लेकिन यदि संक्रमण वाले वार्ड्स में बहुत सारे काम रोबोट्स कर पाएंगे तो शायद काम बहुत आसान हो जाएगा और हमारे जो डॉक्टर्स हैं या जो हमारे पैरामेडिको हैं वो बीमार नहीं होंगे। तो कहीं पर यदि संक्रमण है या कहीं पर किसी तरह के रसायन हैं या कहीं पर किसी तरह की रेडियोधर्मिता है या कहीं पर अगर युद्ध का समय है तो कहीं पर लैंडमाइंस हैं, इन सब के क्षेत्रों में हमें मानवों को भेजने की आवश्यकता नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे सुरक्षाकर्मी ऐसी खतरनाक जगहों पर जाएं। उसके बदले वहाँ पर रोबोट्स भेजे जा सकते हैं, उसके बदले वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड मशीनें या रोबोट्स भेजे जा सकते हैं जो वहाँ पर एनालाइज करेंगे कि अब क्या किया जाए, या वहाँ पर वो सूंघेंगे, स्निफ करेंगे कि क्या वहाँ पर कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है, क्या वहाँ पर कोई रसायन है, क्या वहाँ पर कोई बम या इस तरह की कोई चीज़ है। जिस तरह की आजकल कई बार डॉग्स का, कुत्तों का उपयोग किया जाता है स्निफिंग के लिए। और जिस तरह से कुत्ते की घ्राण शक्ति या सूंघने की शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह के रोबोट्स बन सकते हैं जो इस स्निफिंग के काम में बहुत निपुण हो। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि कभी अगर कहीं पर दंगे होते हैं तो वहाँ पर सेना अगर भेजी जाए या पुलिस फोर्स वहाँ पर भेजी जाए तो कई बार उनको भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी कुछ जगहों पर, यहाँ तक कि ऐसी कुछ जगहों पर जहाँ पर यह संदेह है कि कोई उपद्रवी या कोई आतंकवादी छिपे हुए हैं, वहाँ पर सुरक्षा बल के लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर रोबोट जा सकते हैं जिनमें इंटेलिजेंस होगी। अगर कहीं पर भीड़ है और हम नहीं चाहते कि कोरोना काल में कहीं पर भीड़ हो, तो ड्रोन्स का उपयोग करके आजकल भीड़ के बारे में पता लगाया जा रहा है। अगर कोई आपत्तिजनक सामान लोग अपनी छत पर संग्रह करके रखते हैं तो ड्रोन के माध्यम से इसका भी पता लगाया जा सकता है। यदि कहीं पर बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं या लेटे हुए हैं, तो एक ऐसी साउथ ऑस्ट्रेलिया के एक विश्वविद्यालय ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे ज़मीन पर पड़े हुए लोगों के छाती के फैलने और उसके संकुचन को देखकर ड्रोन पे लगे कैमरे से ये पता लगाया जा सकता है कि वो लोग जिंदा हैं या जिंदा नहीं है। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम रोबोट्स का उपयोग कर रहे हैं। कारखानों में अब जापान जैसे देशों में रोबोट्स का उपयोग होता है और अब बहुत कम जगह घेरने वाले, यानी कि ज़मीन पर जिसे फ्लोर एरिया कहते हैं, वो मुश्किल से 140 वर्ग मिलीमीटर होगा और ऐसे रोबोट्स वहाँ पर होंगे जो वहाँ पर जाएंगे और अपने बहुत सारे काम करेंगे। और क्योंकि ये छोटे होंगे, हल्के होंगे, ये खतरा बिल्कुल नहीं है कि उनसे टकरा कर वहाँ पर उपस्थित जो लोग हैं उनको कुछ नुकसान पहुँच सके, उनको कोई फिजिकल इंजरी हो सके। डेयरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, वहाँ पर अब फिर टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक महत्व हो गया है। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर 600 गायों का एक साथ दूध निकालने के पार्लर बना दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे जीवन के स्तर को बढ़ाने में मदद कर रही है, हमारे जीवन की रक्षा करने में मदद कर रही है और हमारी जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने में हमारी मदद कर रही है। और इसी तरह से अगर हम एक और बात करें कूड़े के या कचरे के निस्तारण के बारे में, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ अब है। हर वर्ष करीब 6.25 अरब टन कूड़ा पैदा होता है। इतने सब कूड़े का डिस्पोजल कोई छोटी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी भयंकर समस्या जो आजकल हो गई है, इस कूड़े में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो संक्रामक हो सकता है उसमें किसी कोरोना के पेशेंट के मास्क हों। वैसे अब कई जगह पर इस पर फाइन लगाया जाता है, ये दंडनीय अपराध है। लेकिन अगर कहीं पर कोई उसमें कोई बीमारी हो, कोई पैथोजेंस हो, कोई संक्रमित पदार्थ वहाँ पे पड़ा हुआ हो, तो आदमी या कोई व्यक्ति उसे हैंडल करेगा तो ये ठीक बात नहीं होगी। तो ऐसे स्थानों पर हम मशीनों का उपयोग कर सकते हैं और रोबोट्स का उपयोग कर सकते हैं
और जिन्हें हम ट्रैश बॉट कहते हैं वो उस सफाई का काम कर सकते हैं। इसी तरह वेस्टेज ट्रीटमेंट की जो अब मशीनें लगाई जा रही हैं वो कचरे को उपयोगी चीज में बदलने की टेक्नोलॉजी को विकसित कर चुकी है। अब वो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि अगर हमारे पास बचा हुआ सड़ा हुआ अन्न है या हमारे पास एक्स्ट्रा मक्का है या इस तरह की दूसरी चीजें हैं, हम उनसे इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बना सकते हैं और इस इथाइल अल्कोहल को पेट्रोल में मिलाकर हम गाड़ियां चला सकते हैं और इससे जो हमारी पेट्रोल की बचत होगी वो बहुत बड़ी सेविंग होगी। न केवल इस दृष्टि से कि पैसा बचेगा, इस दृष्टि से भी कि उससे हमारी महत्वपूर्ण फॉरेन करेंसी की बचत होगी। हम फॉरेन करेंसी को बचाएंगे क्योंकि हमारे इंपोर्ट के बजट में जो सबसे बड़ा हेड है वो आज भी पेट्रोल का है। और इसके साथ साथ अगर किसी परिस्थिति में वहाँ से हमारे पास पेट्रोल नहीं पहुँच सकता तो हमारी पूरी जो जीवन की गति है वो रुक जाएगी। तो टेक्नोलॉजी हमने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और अगर हम संक्षेप में इसको कहना चाहें तो प्रौद्योगिकी का टेक्नोलॉजी का मानव सभ्यता में और उसके विकास में सदा से महत्व रहा है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये अंतर्निर्भरता आज की नहीं है, बहुत वर्षों से है। आज की विषम परिस्थितियों में टेक्नोलॉजी, हम कह सकते हैं कि इट हैज़ कम टू आवर रेस्क्यू। ये हमारी मदद के लिए आई है। इसने संपर्क को, संचार को बहुत सुगम बना दिया है, बहुत सरल बना दिया है। और अगर आज हमारे बहुत सारे काम, चाहे वो बैंक से ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो हमारी कॉन्फ्रेंसेस हो, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो, ये सब अगर ठीक से चल पा रहे हैं तो इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है। क्योंकि हमारी बहुत सारे मशीनें, बहुत सारे उत्पादन आज भी चल रहे हैं बिना मानव के हस्तक्षेप के। मशीनें या हमारी जो स्वचालित व्यवस्था है वो उनको संभाल रही है। और यही नहीं, अगर हम देखें तो कृषि के क्षेत्र में अभी भी इसका महत्व है। हमारे देश में अभी कृषि में ऑटोमेशन का या रोबोट्स का या इस तरह की टेक्नोलॉजी का अभी तक महत्व नहीं था, लेकिन अब वो महत्व जो है वो बढ़ रहा है। तो कोरोना के रोगियों की पहचान, उनका उपचार, उनकी देखरेख और उनके लिए जब हमें ज़रूरत पड़ेगी वैक्सीन के बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन की, तब भी हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। विज्ञान हमें कौन सी वैक्सीन है ये बता सकता है, लेकिन उसके अध्ययन में हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम किसी वैक्सीन को बना लेते हैं तो इस दुनिया की आबादी 7 अरब से ज़्यादा है। अगर सिंगल डोज की वैक्सीन की भी हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें 7 अरब डोजेज वैक्सीन की बनानी पड़ेंगी और ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। तो आज 11 मई के दिन 22 वर्ष के बाद हम फिर से याद कर रहे हैं अपनी उस महत्वपूर्ण उपलब्धि को जो टेक्नोलॉजी और विज्ञान का संगम थी, यानी पोखरण में सफल नाभिकीय एक प्रयोग जो हमने किया था। और हम हमेशा कमिटेड हैं कि शांतिपूर्ण उपयोग हम नाभिकीय ऊर्जा का करेंगे। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा का जो E बराबर mc² का सिद्धांत इतने वर्षों पहले आइंस्टाइन ने दिया था, उसी का उपयोग करके आज हम न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं। उसी का उपयोग करके कुछ वर्षों के बाद शायद हम फ्यूजन की एनर्जी बनाने में भी सफल होंगे, जिसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। और अगर हम प्रदूषण मुक्त फ्यूजन एनर्जी बनाने में भी सफल होंगे तो आप देखिए इस दुनिया में कितना वातावरण स्वच्छ होगा। ऊर्जा हमें उस स्रोत से मिल रही होगी जिसके लिए हमें पेड़ नहीं जलाने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें कोयला नहीं जलाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें किसी को अस्वस्थ नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें वातावरण को प्रदूषित नहीं करना पड़ेगा। तो आइए एक बार फिर से हम लोग उस टेक्नोलॉजी को ट्रिब्यूट दें, हम उस टेक्नोलॉजी को याद करें जिसने हमारे जीवन को अच्छा बनाया है। और पोस्ट कोरोना काल में इन टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और जैसे मैंने कृषि और उत्पादन के क्षेत्र में बात की, इनमें इन टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा और ये टेक्नोलॉजी आगे आने वाले सालों में और विकसित होंगी और बड़े पैमाने पर इनका उपयोग होगा। बहुत ज़्यादा लोग इनका उपयोग करेंगे और नई नई तरह की टेक्नोलॉजी हमारे सामने आएगी। तो इस टेक्नोलॉजी दिवस पर मैं फिर से आपको एक बार बधाई देता हूँ। आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ को, आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और आप में से जो लोग इसे सुन रहे हैं
मैं उनसे अपील करूँगा कि आप में से जो लोग बड़े होके टेक्नोलॉजिस्ट बने, वैज्ञानिक बने, वो और नई अच्छी वातावरण के लिए बहुत अच्छी, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का विकास करें, ताकि हमारा देश, हमारा विश्व बेहतर जगह बने और हमारे जीवन का स्तर और अच्छा हो सके। नमस्कार।